जी नाज़रीन, हमें हमेशा दुख होता है, हमारा खून खौलता है, हमारे जज्बात हमें झंझोड़ते हैं जब कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी में नौजवान बच्चों का खून बहा दिया जाता है, जब कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों में 7 लाख से ज़ायद दहशतगर्द फौज कश्मीरियों को महसूर किए होती है। और ये आज की बात नहीं है, इसको अब इस सारी प्रैक्टिस को कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की कि कश्मीरियों पर जुल्म करते हुए कश्मीरियों से अपनी बात मनवा सके। लेकिन इतने मजबूत जज्बे हैं कश्मीरियों के, इतने मजबूत और इतने बुलंद उनके हौसले हैं कि वो हिंदुस्तान जैसी बहुत बड़ी फौज और बहुत बड़ी ताकत के सामने कभी भी उन्होंने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा। नरेंद्र मोदी, जो कि आरएसएस का एक टेररिस्ट है, जिसने गुजरात में मुसलमानों का खून बहाया था, उस दहशतगर्द को वजीर आज़म हिंदुस्तान बना दिया गया और सोची समझी साजिश के तहत तो टेररिस्ट नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों को मज़ीद उन पर जुल्म करने के लिए और कश्मीरियों को के राइट्स उनसे छीनने के लिए और यूएन की करारदादों पर के ख़िलाफ़, ताकि वहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस को किया जा सके, लोगों की जो आबादी का तनासुब है कश्मीरियों का, उसको तब्दील किया जा सके। तो उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो 370 और 35A था, जिसको कोई भी हिंदुस्तान का बड़ा रहनुमा, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म इसको ख़त्म नहीं कर पाया। लेकिन दहशतगर्द नरेंद्र मोदी ने इसको ख़त्म किया और उसको अब 2 साल हो चुके हैं। अब देखना यह है कि आलमी बरादरी, क्योंकि हम बचपन में एक नगमा सुना करते थे कश्मीरियों के हवाले से, वो पीटीवी पर लगा करता था और हम सब सुनते थे कि कश्मीर की बहती वादी में, कश्मीर की जन्नत वाली वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो ए दुनिया के मुनसिफो। तो मुझे लगता है कि वो दुनिया के जो मुनसिफ हैं, जो कश्मीर पर जुल्म होता देख रहे हैं, वो गूंगे भी हैं, वो बहरे भी हैं और वो अंधे भी हैं, क्योंकि उनको कश्मीर पर होता हुआ जुल्म नज़र नहीं आता। कश्मीरियों के रोने की जो आवाज़ है उनको सुनाई नहीं देती और कश्मीरियों का जो दर्द है वो उनको महसूस नहीं होता। लेकिन कश्मीरी हमेशा से अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और अब की बार शायद, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक दहशतगर्द को वज़ीर आज़म बनाया गया है, तो शायद अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होगी और लोग, दुनिया इस बात को समझना भी शुरू होगी। तो इस पर भी बात करेंगे हम कि 5 अगस्त का जो इक़दाम था, जिसमें खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया हिंदुस्तान की जानिब से, अब पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की और पॉलिटिकली कश्मीर का जो मसला है उसको हल करने की बात की है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हो या उससे पहले हुकूमत का कंट्रोल जनरल मुशर्रफ के पास हो और अब अगर इमरान खान साहब के पास हो, तो पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह, हमेशा पाकिस्तान के सरबराहान ने यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं उसका खैर मकदम किया है और कहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस में की करारदादें हैं कश्मीर के मुतालिक उस पर अमल दरामद किया जाए। तो अब क्योंकि 370 और 35A जो कि डायरेक्टली लिंक थी यूएन की करारदादों से, अब उनकी एब्रोगेशन के बाद उनका स्टेटस भी ज़रा डाउटफुल हुआ है यूएन की करारदादों का, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, इस पर पाकिस्तान को सोचने का 2 साल का टाइम गुजर चुका है। पाकिस्तान का अब स्टैंड क्या होना चाहिए, ज़रा इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के शुरू। ज़रा कुछ सियासी गुफ्तगू भी करेंगे। नवाज शरीफ साहब की ने वीज़ा जो उनकी दरख्वास्त दी थी एक्सटेंड करने की, वो मुस्तरद हुई है, उस हवाले से भी, और आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के हवाले से भी। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा मेंबर प्रोविंशियल असम्बली नदीम कुरैशी साहब हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली गौहर बलोच साहब होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर चुके हैं, शायद आज क्योंकि बारिश की वजह से वो वीडियो लिंक पर नहीं हो सकेंगे, हमारे साथ ऑडियो पे होंगे। अली गौहर बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, ओवर टू यू सर। मैं ज़रा चाहूँगा कि 2 सालों में पाकिस्तान ने 370 और 35 के बाद जो काम किया है कि खात्मे के बाद, वो कितना सक्सेसफुल है और आपकी नज़र में उसको मजीद किस तरह स्पीड अप किया जा सकता है सर, या क्या इकदाम मजीद पाकिस्तान को करने चाहिए? जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हम पिछले द्वार से कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, तो उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि काफी कुछ हुआ जी। कश्मीर के बारे में बड़ी बातचीत हुई, लेकिन जितना बड़ा मसला था, जितनी गंभीर सूरत हाल थी, उसका तकाजा ये था कि एक बहुत बड़ी कैंपेन, एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जाती इस इशू को लेके आगे, और
वो हम नहीं कर सके। मैं जब बात करता हूं कैंपेन की या एक बड़ी जबरदस्त सफारतकारी की, तो आप यूं देख लें कि जब ये फलस्तीन का मसला आया तो उसमें एक हफ्ते की सफारतकारी की हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने। क्या उस किस्म का कोई हफ्ता आपने कश्मीर की सफारतकारी के दौरान देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब कभी वो आपको अंकारा में नजर आए, कभी वो अमेरिका में नजर आए, कभी वॉशिंगटन में इंटरव्यू दे रहे थे, और बहुत एक जोश था उस सारे खेल में। तो हमने इसको एक मुहिम के तौर पे नहीं चलाया। हमने काम कुछ किया है, लेकिन इस तरह के काम में जरूरी नहीं कि आपको आपका मतलूबा नतीजा मिल जाए। मतलूबा नतीजा नहीं मिलता तो आपको जरूर अंदाजा करना चाहिए कि हमारी कोशिश में कुछ कमी है। उसमें मिसाल के तौर पे ह्यूमन राइट्स का इशू बड़ा वाज़ेह था, और इस पे अभी आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन के 16 वो भी उन्होंने भी बात की, उनके 16 कानून जो हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच जो है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने भी ये बात की। उनकी रिपोर्ट मौजूद है। तो इन चीजों को लेके हम बहुत बड़ी कैंपेन चला सकते थे। उससे कम से कम ये है कि अगर आज ह्यूमन राइट्स सिचुएशन वहां बेहतर हो जाती तो कश्मीर के लोगों की कम से कम आज की जिंदगी कुछ बेहतर हो जाती। जनरल साहब इसको अगर प्रिसाइज कर दे दो चीजों को, एक तो ये और मुतहरक तरीके से इस काम को किया जा सकता था कश्मीर के इशू को, जो कि हमने नहीं किया, और दूसरा जो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आप फरमा रहे हैं कि वो फलस्तीन पर बहुत ज्यादा मुतहरक थे, कश्मीर पर उतने मुतहरक नजर नहीं आए। ये दो चीजें आप कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल, वो दो चीजें ये हैं, और उसके साथ साथ ये है कि ये चूंकि कश्मीर का इशू जो है इसके कई पहलू हैं, तो उनके लिए हर पहलू के लिए आपके पास प्लान होनी चाहिए थी। मसलन भारत ने अभी ये गैर कानूनी कदम किए उठाए हैं, जो कि आबादी का तनासब बदल रहे हैं, या आर्टिकल 370 में से 35A को निकाला। ये वो चीजें हैं जिसपे कि आपके कानूनी एक्शन होना चाहिए था, आपके लॉ एक्सपर्ट्स वगैरह दुनिया को मुतहर्रिक करते। ह्यूमन राइट्स का इशू जो है वो ह्यूमन राइट्स की खवातीन वगैरह और NGOs उनको आप मुतहर्रिक करते। इसी तरह सफारतकारी FP5 को कायल करना या और मुल्कों को, तो शाह महमूद कुरैशी को कई मुल्कों के दौरे करने चाहिए थे। बिल्कुल, मुझे ये कमेंट एस्पेक्ट हैं। जनरल साहब मैं जरा तहरीक इंसाफ से इस पे कमेंट ले लूं। नदीम कुरैशी साहब, वैसे तो जनरल साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं और किसी हद तक मीडिया ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन ये और ज्यादा एक्टिवली इस पर बात हो सकती थी, दुनिया से इस पर बात की जा सकती थी, दुनिया को बताया जा सकता था। सिर्फ वॉच लगा देना, कश्मीर के लिए तकरीर कर देना, इससे बात नहीं बनती। कुछ बेहतर करना चाहिए था, कुछ और अच्छा करना चाहिए था, कुछ और एक्टिव करना चाहिए था आप लोगों को, जो कि आपकी गवर्नमेंट की जानिब से नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि आपके हल्के से भी हैं सर, आप उनके MPA भी हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब फलस्तीन पर और बाकी मामला पर वो बड़े एक्टिव हैं, ट्वीट भी करते हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हैं, टेलीफोन कॉल्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन कश्मीर पर वो उतने एक्टिव नजर नहीं आए जितने बाकी मामलात पर रहे सर। ये जनरल साहब का भी ओपिनियन है और यूजुअली लग भी ऐसा रहा है, जो जनरल साहब कह रहे हैं ऐसा ही कुछ शाह साहब ने किया है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जनरल साहब की बात का मुझे बड़ा एहतराम है जी, लेकिन मैं बस एहतराम इनकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर जितना बड़ा इशू है, मैं समझता हूँ जब एक जगह को, एक खित्ते को किसी रियासत की, किसी मुल्क की शहर करार दे दिया जाए और वो हो भी शहर, तो फिर उसकी अहमियत से कौन शख्स इनकार कर सकता है। हमने देखना यह है कि माजी में क्या होता रहा और मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब यूएन में अपनी स्पीच की एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की 74 ईयर की हिस्ट्री में किसी भी सरबराह मुमलिकत की इससे ज्यादा कैटेगोरिकली क्लियर पॉलिसी कश्मीर पर नहीं आ सकती। सरबराह मुमलिकत जब बात कर रहा होता है तो वो रियासत के बयानिया का इजहार कर रहा होता है, और प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कहा पूरी दुनिया को अपनी स्पीच में कि जो लोग कहते हैं कि जी हिंदुस्तान बहुत बड़ी इकोनॉमी मंडी है, अगर पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है, अगर खुदा ना खास्ता सब कॉन्टिनेंट में इस कश्मीर के इशू पर हम किसी बुरे हालात में गए तो फिर ना ये मुआशी मंडी रहेगी और ना ये सूरत हाल रहेगी। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम था। और जहां तक आपने आजाद कश्मीर के अभी हाल ही में जो इंतखाबात देखे, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एज ए एम्बेसडर ऑफ कश्मीर समझकर लोगों ने वोट किया। हमारी अपोजिशन ने वह बड़ी तहरीक चलाई, महंगाई और वो दीगर इशूज जो कौम को दरपेश है, लोगों ने उन तमाम इशूज को साइड पर करके सिर्फ कश्मीर पॉलिसी पर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर,
पाकिस्तान के खारजा ऑफिस की तमाम एक्टिविटी को। सर आजाद कश्मीर में अगर अपोजिशन के वोट जमा कर लिए जाएं तो वो पीटीआई से ज्यादा बनते हैं सर। तो अपोजिशन के अगर वोट काउंट की बात करते हैं तो वो तो फिर अपोजिशन के बयानियों को ज्यादा वोट पड़े आजाद कश्मीर में। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं जी, हमने देखना ये है कि आज कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर कौन है। नहीं सर, आपने बात की वोट की सर, वोट से कहा कि इमरान खान के बयानियों को ज्यादा तकवीत मिली, तो फिर काउंट ऑफ वोट तो फिर बाकी सारी पार्टियों का काउंट कर रहे हैं ना। देखिए हमने देखना ये है पाकिस्तान में जो इंतखाबी निजाम है उसके मुताबिक जो नशिस्तों की पोजीशन आएगी हमने तो उसी को ऑन करना है ना। अगर हम यहाँ जो तर्ज इंतखाब है, जो जिस तरह से हर जमात को वोट मिलता है और उसकी नशिस्तें बनती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आइन के उसी तरीकाकार के मुताबिक नशिस्तें हासिल की हैं। मैं आपको अर्ज ये करने जा रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी सूरत कश्मीर को अपनी तरजीह से बाहर नहीं किया। पूरी दुनिया में अगर आज अच्छा एक कमेंट मुझे अली गौर बलोच साहब से ले लेने दें। अली भाई, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर का जो बयानिया आपका था और जो आज है, जनरल साहब कह रहे हैं कि आज जरा पहले हुकूमतों से थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया, आप दोनों बयानियों को जब कंपेयर करते हैं पॉलिटिकली तो आपका बयानिया एज कंपेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड करता है? अली गौर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अदनान, मैंने जनरल साहब की बात भी सुनी और क्रैश साहब भी अपना इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। देखें गुजारिश ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कश्मीर की 72 साला पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह से सकूत कश्मीर मैं समझता हूँ कि जो मकबूजा कश्मीर में हुआ और जिस तरह से उसकी हैसियत को ख़त्म करके उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया और जो इंतहाई मतलब है कि एक हमारी जो खारजा पॉलिसी है या हमारी हुकूमत की एक खामोशी है इस इशू के ऊपर और जिस सर्द महरी का इन्होंने मुजाहरा किया है वो मतलब है कि वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, वो इंतहाई परेशान है। वो पाकिस्तान से इस किस्म के रवैये की हरगिज तवक्को नहीं करते थे। आप देखें कि ये वही कश्मीरी हैं कि जो अपने शोहदा को पाकिस्तान के परचमों में दफनाते हैं। जो नदीम कुरैशी साहब बात कर गए कि हुकूमत तो आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना गई ना सर। अगर इतना ही इख्तलाफ था इमरान खान साहब से तो इमरान खान साहब को सबसे कम सीटें मिलनी चाहिए थी। मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहा हूँ, नॉट नंबर ऑफ द वोट सर। नहीं, वो आप देखें ना, वो तो एक बिल्कुल ही एक अलग अदनान बहस है कि पीटीआई किस तरह से जीती है या किस तरीकेकार के तहत वो कामयाब हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हम कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं, इलेक्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए सूरत हाल ये है कि आप जिस वक्त इमरान खान अमेरिका गए और बड़े दबंगो बांग दावे किए, जिस तरह से फिर वापस आए और पीटीआई के लोगों ने उनको एयरपोर्ट पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हुए एक जलसा किया और उनको रिसीव किया और ये इधर जश्न मना रहे थे कि ये इमरान खान का कामयाब दौरा है। और उसके फौरन बाद फिर आपको पता है इंडिया में भी भंगड़े डाले गए जब कश्मीर के ऊपर शब खून मारा गया और मोदी ने पूरी दुनिया का विजिट किया और दूसरी तरफ हमारे वजीर खारजा थे जो कि मतलब है कि वीकेंड के ऊपर मुल्तान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे और इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने उनकी वो 2 मिनट की खामोशी जो थी हर जुमा के दिन वो इतनी लंबी हो गई कि वो खामोशी आज तक 2 मिनट से लेकर वो खामोशी हो गए। अच्छा। सालों वो मुकम्मल ही खामोश। जनरल साहब बिल्कुल ठीक, अली गौर बलोच साहब, अली भाई बहुत शुक्रिया और आपका आज के शो में भी सर शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जनरल साहब एक कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, पॉलिटिकल कंसेंसस की बात होती है सर। कल शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ एक नशिस्त में हमारे एक साफी दोस्त ने ये सवाल पूछा उनसे कि कश्मीर पर पॉलिटिकल कंसेंसस क्यों डेवलप नहीं हो सका। और ये सवाल जब भी हम पीटीआई से पूछते हैं वो इल्जाम लगा देते हैं कि अपोजिशन नहीं चाहती थी कश्मीर के इशू पे जो 5 अगस्त को हुआ, अपोजिशन की वजह से वो कंसेंसस नहीं बन सका सर। और मैं शो में वेलकम करूंगा निसार चीमा साहब पीएमएलएन से ज्वाइन कर चुके हैं। वैसे तो पॉलिटिकल कंसेंसस कश्मीर के मामले में एक असूली मौक़िफ़ सब पार्टियों का है और वो वही है जी। फर्क ये है कि जब तनकीद होती है तो एक दूसरे की कोशिशों पे होती है कि आपने कम कोशिश की या आपने ये इस तरह इसको हैंडल नहीं किया इशू को, वो तनकीद आती है। ये नहीं आती कि कश्मीर के बारे में किसी की मुख्तलिफ राय है। फर्क ये है कि बाज़ अदवार में कश्मीर के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी गई, बाज़ अदवार में तवज्जो दी गई
अब मैं कंपेयर अगर करूं पिछले एतबार से, तो लाजमन पीटीआई के दौर में ज्यादा उस पर काम हुआ कश्मीर के मामले में पिछले एतबार को अगर मुकाबला मुआवजा किया जाए। लेकिन सर पिछले एतबार से क्या मुराद है जनरल साहब? पिछले एतबार से कौन सा दौर? जनरल मुशर्रफ से के बाद या जनरल मुशर्रफ से पहले? सर चले आप पिछले दोनों एतबार में से आप मियां साहब का दौर ले लें। आप उफा में मीटिंग करते हैं और उफा में कश्मीर का जिक्र तक नहीं होता। मोदी के साथ आप मिलकर एक जॉइंट कम्युनिके इशू करते हैं और उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं। पूरा मुल्क सरापा एहतजाज था जब मियां साहब तो इधर आए नहीं, वो तो मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया चले गए थे। सरताज अजीज यहाँ आए और उनको लोगों ने आड़े हाथों लिया। असल वजह यही थी कि कश्मीर के ऊपर कोई भी पाकिस्तान में कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा था और लग रहा था कि मोदी साहब के साथ कोई कंप्रोमाइज करके आ गए, क्योंकि उसका जिक्र ही नहीं था। मोदी का बयानिया उसमें शामिल था, कहा गया कि जनाब हम बातचीत करेंगे सेक्रेटरी लेवल पे, लेकिन टेररिज्म पे होगी, जिसके इल्जाम पाकिस्तान पे लगा गए। एक रस्मी बात थी कि आप यूनाइटेड नेशन में सालाना तकरीर करते हैं, वहां कश्मीर का जिक्र आ जाता था, उसके अलावा तो आप बात ही नहीं कर सकते थे। अच्छा सर, नवाज शरीफ का ये बयानिया जो था जिसमें कश्मीर माइनस हो रहा था, ये बाय चांस हो रहा था, हादसाती तौर पे हो रहा था, या जानबूझ के हो रहा था, या कोई प्लानिंग थी? मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो तो उसको तो पता होता है मेरे नेशनल इंटरेस्ट क्या क्या है सर। नहीं, नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा अगर आपका जाती इंटरेस्ट हो या कोई और वजह हो, आप फॉरेन ऑफिस की इंटरव्यूज देख लें। पुराने हमारे बासत साहब जो वहां पे एम्बेसडर थे उस जमाने में, मियां साहब गए वहां पे, वो जनरल शंदल पता नहीं किन किन को मिलते रहे, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की हुर्रियत के लोगों से। ये पहली दफा हमारी तारीख में हुआ। अच्छा, मैं इस पे कमेंट करूं सर जनरल साहब। तस्नीम असलम का इंटरव्यू सुन ले। तस्नीम असलम कहती हैं कि हमें फॉरेन ऑफिस में इंस्ट्रक्शन थी कि आप इस पे बात नहीं कर सकते। अच्छा, चीमा साहब, ऐसे इश्यूज मौजूद हैं सर। निसार चीमा साहब ने नून लीग से मैं ज्वाइन किया। निसार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये जो जनरल साहब कुछ बातें बता रहे हैं और मीडिया में भी ये सर्कुलेट हुई और इस पर बात भी की गई, मोदी और नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई थी उसमें कश्मीर का तज़किरा वाकई नहीं था। बासत साहब ने भी इस बात को क्लेम किया, तस्नीम साहिबा ने भी किया कि कश्मीर पर बात करने से रोका जाता था कि ना की जाए। और नवाज शरीफ जब इंडिया जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वो सबसे मिलते हैं, लेकिन हुर्रियत क़यादत का तज़किरा ही नहीं होता, ना जाने से पहले ना वहाँ पहुँच के। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बिकॉज नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। सर देखिए, मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि आज यानी हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को और फिर अपने मज़लूम कश्मीरी भाइयों को हम यहाँ से इत्तेहाद का, इत्तेफाक का और यकजहती का पैगाम दें। यहाँ अगर ये एक यही ब्लेम गेम चलनी है जिस तरह मोहतरम जनरल साहब फरमा रहे हैं, तो मेरे पास हज़ारों चीज़ें हैं। देखें, बात यह है कि आज जो शोर नज़र आता है कश्मीर के ऊपर, उसकी वजह यह है कि पहली दफ़ा इमरान खान की हुकूमत में हिंदुस्तान को ये जुर्रत हुई है कि आर्टिकल 370 रिवोक करे, और ये है कि हिंदुस्तान जो कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत थी उनके आइन में उसको ख़त्म कर दे। तो ज़ाहिर है कि उसके रद्द अमल होना था। वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। 2 साल से जिस अजियत में मुब्तला है उसके ऊपर बात ये है। नहीं, मेरी बात सुने, क्या आज हमने यही काम करना है कि जी पिछली हुकूमत ने ये किया, ये करे, ये सवाए मुझे ये बता दें कि सवाए इमरान खान ने जनरल असम्बली में तकरीर के कौन सा स्टेप लिया है मकबूजा कश्मीर के अवाम के जो उनके ऊपर जो मुजालम हो रहे हैं उनको कम करने के लिए? एक स्टेप मुझे बता दें कि क्या ये है कि कोई ऐसा स्टेप, कोई जिससे उनको रिलीफ मिला हो, कोई ऐसा एक कदम उठाया हो उन्होंने जिससे उनको रिलीफ मिला? स्वाय एक जनरल असेंबली की तकरीर से, क्या तकरीरों से ये मसला हल होना है? देखें, बात ये है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए, ये ब्लेम गेम से हमें निकलना चाहिए। खुदा रहा ये कि इस कौम की तरफ से इत्तेहाद का, यकजहती का पैगाम जाना चाहिए मजलूम भाइयों को। जनरल साहब ने या तो कह दें कि मेरी बात गलत है ना सर, मेरी बात तो कश्मीर है ना। आपने जितना दूसरों को टाइम दिया, मुझे टाइम सर 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 गुजारिश ये है कि कश्मीर का जो मसला है ना, देखें बात ये है कि कश्मीर के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो इस तरह का एक लाजवाल ताल्लुक़ है। कश्मीर हमारी शार गया कायद आज़म के अल्फाज में। कश्मीर के साथ हमारा जो रिश्ता है, तारीख़ी, जोग्राफियाई, दीनी, मजहबी, सकाफ़ती, समाजी, इस तरह का रिश्ता दुनिया के किसी खित्ते के साथ नहीं है। फिर यह है कि हम जो एक ये इशू है, इसके जो फ़रीक हैं, उसमें पाकिस्तान ना सिर्फ एक आम फ़रीक है बल्कि कश्मीरियों का वकील है पूरी दुनिया में। फिर यह है कि देखें, मेरी आराम से मेरी बात सुन लिया, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। देखें, दूसरी बात यह है कि देखें
कि कश्मीर में आज जो दो नारे सबसे मकबूल हैं उनमें से एक ये है कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, और दूसरा नारा ये है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर यह है कि हम कैसे इस बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि कश्मीरी कौम अपने, नहीं मेरी बात सुन लें, नहीं ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, मुझे मौका दें। देखें बात यह है कि आज कश्मीरी कौम है अपने शोहदा को दफन करते वक्त, देख रहे ज़रा गौर कर ले किस तरह दफन पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम में, और ये पैगाम देती पूरी दुनिया को, यही तो पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता कितना लाजवाब है। ऑफ इंडिया से मिलते हैं उसमें कश्मीर का तज़किरा नहीं होता सर, ये तो नवाज वही ब्लेम क्या बात करते हैं। मैं तो सर सियासी उस शख्स को ब्लेम कर रहे हैं जिसने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। हिंदुस्तान के 5 धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके हिंदुस्तान, ये अमेरिका के सारे प्रेशर के बावजूद, अमेरिका के सारे इंसेंटिव्स के बावजूद हमसे गलती हो गई कि हमें उस मोदी के साथ बैठते हुए कश्मीर, ये जो 22 करोड़ अवाम में से इमरान खान वाहिद शख्स था जिसने मोदी की फतह की ख्वाहिश का इज़हार किया। अच्छा मुझे ब्रेक पे जाना, कुरैशी साहब आप ब्रेक के बाद इसलिए ताकि आपको टाइम प्रॉपर मिल सके, एक ब्रेक ले लें जी। वैसे नदीम कुरैशी साहब, ये बात तो मुझे भी याद है कि इमरान खान साहब कहते थे कि हमारी ख्वाहिश है कि मोदी हुकूमत बना जाए, और मोदी बना गया। और दूसरा ये बात भी बार बार की जाती है कि इमरान सिर्फ तकरीरों से या खामोश रहने से तो कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। मुझे भी एक सवाल जी, एक वो आपका सवाल चीमा साहब करना चाह रहे हैं। जी जी, एक ये भी उनसे पूछ लें कि आपके वज़ीर ख़ारिजा ने ये क्यों कहा कि आर्टिकल 370 जो है हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, ये भी फरमा दें सर। कुरैशी साहब, कुरैशी साहब आपसे पूछा सर, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है। आपकी प्रोग्राम शुरू हो गया जी? सर जी सर शुरू हो गया, हम ब्रेक से वापस आ गए सर। अच्छा मैं एक तो 2-3 चीजें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। जी। पहली बात तो ये है कि चीमा साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। अच्छा, बातों से आप चीजों को ना लोगों को कायल कर सकते हैं ना लोग कायल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीर का जो इशू है वो 74 साल पुराना है। हमने देखना यह है ये दुनिया का कौन सा रीत रिवाज, कौन सा कायदा कानून है कि जिन कौमों के साथ, जिस मुल्क के साथ आपकी इतनी शदीद जंगे हुई हो और जिसने आपको दिल से तस्लीम ना किया हो, आप उनके साथ फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए उनको अपने घरों पे इनवाइट करें बगैर वीजाज के। आप जनरल असेंबली में बतौर स्टेट हेड जाए या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव जाए और आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत लफ्ज कश्मीर का इस्तेमाल ना करें। आप वहां बिजनेसेस को प्रमोट करने की प्लानिंग करें, आप उनके साथ जाती रिलेशन डेवलप करें, आप उनको फ्रेंडली नेशन करार देने की मूवमेंट चलाएं मुल्क में। और आप तवक्को रखते हैं इमरान खान से कि जी वो 2.5 साल में श्रीनगर में जाके पाकिस्तान का परचम लहरा देंगे। तो हुजूर पाकिस्तानी कौम को इस बात का पता है कि आपने क्या किया। जनरल साहब ने एक तकाबुल पेश किया पिछले 20-30 साल का, उन्होंने कुछ चीजों पर एतराज भी किया, लेकिन चूंकि चीमा साहब जिस माइंड सेट के साथ है, ये अपने अलावा किसी की ना किसी दलील को मानते हैं ना किसी ऐसी बात को तस्लीम करने पर तैयार है जो इनके खिलाफ जाए। मैं समझता हूं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसे इशू को जिसको माजी की हुकूमतों ने, माजी के नाम से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पेन होती है, लेकिन मैंने तो बात करनी है, माजी में जिस इशू को बिल्कुल हिंदुस्तान का दाखिली मसला करार देकर साइड पर कर दिया गया और हिंदुस्तान के साथ प्यार की चीजें बढ़ाई गई। ये तहरीक इंसाफ की मौजूदा गवर्नमेंट है जिसने पूरी दुनिया से ये मनवाया। साहब, चीमा साहब का फिर वही पॉइंट है कि सर आर्टिकल 370 उनका अंदरूनी मामला है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं बकौल। अब दो चीजें दो अर्ज कर दो। पहली बात, इमरान खान साहब ने एक तज्जिया किया एज ए प्राइम मिनिस्टर कि अगर मोदी इलेक्शन वहां जीत गए तो शायद कश्मीर का मसला हल हो जाए। ना तो इमरान खान साहब उस इलेक्शन सिस्टम का हिस्सा थे कि उन्होंने मोदी को जितवा दिया, एक राय कायम की, एक राय सोची, वो राय गलत भी हो सकती है। आज वही प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी मोदी RSS का एक नुमाइंदा है, मोदी एक मैंने बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेके अगले प्रोग्राम के पार्ट पे जाना है। मैं जनरल साहब एक ओपिनियन ले लूं। सर आपके ख्याल में, चीमा साहब फरमा रहे थे ब्रेक में कि सजेशंस क्या होनी चाहिए कि किस तरह इस काम को और एक्टिव किया जा सकता है, कश्मीर का मसला किसी हल की सूरत जाता हुआ नजर आए? क्योंकि सर हमेशा बात होती थी कश्मीर की आज़ादी की, मोदी ने ऐसा काम किया कि आज़ादी तो कहीं पीछे रह गई, अब बात होती है 370 और 35 की। सर मतलब उन्होंने हमारा बयानिया बदल दिया कश्मीर पर। सर देखिए, अभी
इस वक्त पे 2 इश्यूज थे जिनके ऊपर बात हो रही थी या हम उस पर अपने एक स्टांस रखते हैं। एक तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो वहां पे बड़ी शदीद हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे लोगों की जिंदगी बड़ी तंग है। दूसरा इशू है वहां पे आबादी के तनासब को बदलने का, और जो भी यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, जो ये सारा गैर कानूनी काम है, ये यूनाइटेड नेशन की करारदादों को वायलेशन है उनकी और आलमी कवानीन के खिलाफ। तो ये एक लीगल इशू है, एक तरफ ह्यूमन राइट का इशू। ये दोनों चीजें जो है ये फौरी तौर पर एड्रेस करने की जरूरत थी। ये कश्मीर के मसले का हल नहीं है, लेकिन ये चीजें होंगी तो फिर आप उस चीज पे आ सकते हो, उस पर क्या बातचीत हो आगे कि हल कैसे करना है। अगर यूनिलैटरल एक्शन किए गए मोदी के वो इसी तरह अनचेक चले जाएं तो वो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ले रहा है। अगला स्टेप उसका ये है कि वो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके नई हदबंदियां कर रहे हैं, वो उसके जरिए वो ये मैनेज कर रहे हैं कि हिंदू मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी बन जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी, और सीटें इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हों कि बिलाखिर उनकी असेंबली बहाल जब हो तो वहां पे हिंदू मेजोरिटी नजर आए और गवर्नमेंट हिंदू बनाए वहां। तो एक दफा वहां पे हिंदू की गवर्नमेंट बन जाती है, फिर आप देखेंगे कितने जल्दी नीचे। बिल्कुल सही सर, टाइम कम है मेरे पास इस हाफ में। चीमा साहब कमेंट करना चाहे, कुरैशी साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया आपको पॉलिटिकली। सर वैसे तो पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए इस पे, जो कि नहीं है सर। देखिए गुजारिश ये है, तजावीज़ का चूँकि मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम दें। बाकी तमाम आज मसाइल से ज़्यादा ये अहम है सर। बस थोड़ा सा सर, अब नवाज शरीफ ने वीज़ा लिया, नहीं वीज़ा लिया ना लिया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कश्मीर के इशू पे इसके लिए हमें ये वे फॉरवर्ड क्या है ये इंपॉर्टेंट है। देखें गुजारिश नहीं, मुझे भी करने दें सर। देखें, एक तो ये है कि वर्ल्ड ओपिनियन को यकीन मोबिलाइज करने के लिए हम हर तरीका में इस्तेमाल करना चाहिए हमें। देखें अब ये है कि वफूद के ज़रिए ये कश्मीर कमेटी के लोग जाएँ, वज़ीर आज़म साहब जाएँ, फॉरेन मिनिस्टर साहब जाएँ, अपने एम्बेसडर्स के ज़रिए सारा कुछ करना चाहिए। वर्ल्ड ओपिनियन को, वर्ल्ड कॉन्शियस को, उन आलमी ज़मीर को जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आलमी बरादरी इसमें फ्रीक है इन द फॉर्म ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। और जो कश्मीरियों के साथ वादा कर चुकी है कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला ख़ुद करेंगे एक आज़ादाना प्लेबिसिट के ज़रिए। देखें बात यह है, लेकिन असल जो बात है ये इससे हल नहीं होगा मसला। कभी यह है कि आप क़यामत तक ये कहते रहें कि हम कश्मीरियों की सफारती अखलाकी इमदाद जारी रखेंगे, कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान के ये कान पे जूं भी नहीं रेंगेगी। बात ये है, देखें असल जो बात है, जिस तरह नवाब रसूलुल्लाह खान का वो शेर याद आता है कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। हमें अमली इक़दामात की ज़रूरत है। और इस हवाले से जो बड़ी साहब ने पूछा था ना शहबाज शरीफ से कि मैं मुझे बताने देना अमली इक़दामात क्या है। देखिए फिर मैं कहूँगा कि जल्दी की आपको बड़ी जल्दी पड़ी है। आज सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है, बाकी हर चीज़ को छोड़े। बात देखें गुजारिश ये है कि हमें देखें पूरी दुनिया को बावर करवाना चाहिए कि जिस तरह यानी ये देखें ये UN चार्टर हो, इंटरनेशनल लॉ हो, ये मजलूमों को, ये जो महकूम हैं उनको ये है कि आर्म स्ट्रगल की इजाज़त देता है। जिस तरह अफ़गान फ्रीडम फाइटर्स की आर्म स्ट्रगल सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जायज़ थी, इसी तरह कश्मीरियों की मुसल्लह जद्दोजहद आज़ादी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बिल्कुल जायज़ है। जिस तरह अमेरिका की क़यादत में पूरी दुनिया अफ़गान फ्रीडम फाइटर्स की मदद के लिए आई, इसी तरह हमें दुनिया को कहना चाहिए कि आप उनकी मदद के लिए, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की मदद के लिए आएँ। आप आएँ या ना आएँ, पाकिस्तान अपने इस फ़र्ज से गाफिल नहीं रह सकता। हमें बगैर कोई अपोलोजेटिक हुए, बगैर डिफेंसिव को एटीट्यूड अपनाए, हमें पूरे एतमाद के साथ कहना चाहिए कि ये कश्मीरियों को आर्म स्ट्रगल का हक है, हम उनकी मदद करेंगे। इसके लिए खा हमें कश्मीर, आज़ाद कश्मीर को बेस कम बनाना चाहिए। एक बात सुन, लॉर्ड एवरी का नाम पूरा यूरोप जानता है एज एम्बेसडर ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके अल्फाज ये हैं कि द आर्म स्ट्रगल ऑफ कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स कैनॉट बी लेबल्ड एज टेररिज्म। This armed struggle is totally justified as it is backed by UN resolutions। तो हमें पूरी दुनिया को ये बावर करवाना चाहिए। हम इसमें एक्टिव डिप्लोमेसी की जरूरत है, जो जना हमें बड़ी अग्रेसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है। साहब एक ब्रेक पे जा रहा हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने वीज़ा एक्सटेंशन की जो एप्लीकेशन दी थी बरतानिया में, वो मुस्तरद हो गई है। तो क्या वो वतन वापस आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन होगा? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जनरल अमजद शोएब साहब, 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ साहब अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान से लंदन चले गए अपने इलाज के लिए
और उसके बाद बड़ी कोशिशें की गई क्योंकि वो चंद हफ्तों के लिए गए थे और वो वापस नहीं आए सर, बड़ी तनकीद भी हुई। अब उन्होंने एप्लीकेशन दी कि उनका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाए जो कि मुस्तरद होगी। क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? अपील दोबारा कर दी उन्होंने। और दूसरा, क्योंकि 23 का इलेक्शन अब सर पे आन पहुंचा, 2 साल रह गए सर, तो क्या नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और पॉलिटिकल करियर के लिए उनका वापस आना कितना ज़रूरी है सर? देखिए, एक तो उन्होंने वहाँ पे इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में की है अपील के तौर पे, और मेरा अपना अंदाजा है कि ये अपील का फैसला उनके हाथ में हो जाएगा, वो वहीं से करें। अब आप बात कर रहे हैं कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए जी। आना, अगर आ जाते हैं तो बात वही है कि उनको जेल जाना होगा, और जो बयानिए बाहर से वो चलाते रहे हैं वो पता नहीं यहाँ आके वो चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, तो मुख्तलिफ सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पे आके सिचुएशन या तो वो बाहर हो, जलसे जुलूस कर सकें, वो सूरत हाल है नहीं, तो वो उनको शायद उसका इतना फायदा ना हो। लेकिन ये है कि वो भी ज़हन में रखिए कि वो नाअहल हैं, और जब तक वो जो नाहिलियत है वो खत्म नहीं होती तो वो पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते, वो कोई इलेक्शन खुद नहीं लड़ सकते। तो उनके लिए काफी सारी मुश्किलात हैं यहाँ भी, और मेरा ख्याल है कि फिलहाल वो तरजीह करेंगे वहीं पे करने की, और वो हो भी जाए। लेकिन सर, कथा कलामी की माफी चाहूंगा जनरल साहब, वहां रहकर लोगों का बयानिया ये बना है, लोगों की राय ये है कि नून लीग को सियासी नुकसान हो रहा है नवाज शरीफ अगर बाहर है, तो क्या ये बात फिर गलत है? नहीं, ये बात ठीक है, अगर वो आ भी जाए तो नुकसान होगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पीएमएलएन के बारे में एक जो परसेप्शन डेवलप हुई है पिछले कुछ अर्से में, वो ये है कि ये बात लोग तो मैंने कहते सुने, वो कहते हैं जी मियां साहब हमारे वजीर आजम थे लेकिन वजीर खारजा वो भारत के थे। ये जो परसेप्शन बन रही है, अभी आप देखिए कि ये कश्मीर का इलेक्शन हुआ है और गुजरांवाला में वो जो इस्माइल गुजर था उसने क्या कहा, लोग कहते हैं जी ये पार्टी की चूंकि ज़हनियत यही है तभी वो भारत से मदद मांग रहा था। मैं नहीं मानता कि पार्टी की ज़हनियत, लेकिन मियां साहब की तो है नहीं। आप देखिए कि भारत के साथ इन्होंने अपने 4-5 सालों में कितना नरम रवैया रखा, एक क्रिकेट मैच तक बाहर नहीं करा सकते। ये एकतरफा मोहब्बत जी, ये वो चीजें हैं जो कि आज एक परसेप्शन बनी हुई है। ये बेड़ा गर्क हुआ है सियासत का, इनकी मरियम ने किया है क्योंकि वो वही इशू लेके चले। अवाम को इससे गर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अवाम को गर्ज है, अगर आप ये कहें कि जी सब लोग अपने हदूद में, आईनी हदूद में रह के काम करें, तो सबसे पहले मैं गिनती कराऊंगा मियां साहब ने कितनी दफा हदूद तोड़ी आईनी, तो मियां साहब को खुद आईनी हदूद देखनी पड़ेगी। इस पार्टी की तारीख में सिर्फ एक सुनहरी चैप्टर है और वो है कि सुप्रीम कोर्ट पे पाकिस्तान में एक ही दफा हमला हुआ था, वो पीएमएलएन ने किया। सर गॉट द पॉइंट। मैं चीमा साहब से रिस्पॉन्स लूंगा। कुरैशी साहब, सर ओवर टू यू। आपकी हुकूमत ने बहुत दफा कहा, इमरान खान ने तो ये भी कह दिया कि वजीर आजम बरतानिया मेरे बहुत से दोस्त हैं तो मैं नवाज शरीफ को वापस ले आऊंगा। आप तो ना ला सके, अब उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है सर, तो आप क्या लीगल कोशिशें कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब को अब वापस लाने की, या करेंगे या सिर्फ टॉक शोज में बैठ के दावा ही करेंगे? सर देखिए, टॉक शो में बात नहीं है। पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है यूके के साथ, वो इस तरह के नहीं है कि उसमें मुल्जमान की हवालगी हो। अगर इस तरह के एग्रीमेंट्स होते तो ये माजी की हुकूमतों ने, उनको मालूम था कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, उन्होंने उन मुल्कों के साथ जहां उनका स्टे होना था एग्रीमेंट से नहीं किए। लेकिन मैं एक बात आपको ज़हनी तौर पे कर दूं, जो मेरा एज ए पॉलिटिकल वर्कर एक्सपीरियंस है, नवाज शरीफ साहब मेंटली अपना सारा विरसा मुंतकिल कर चुके हैं मरियम नवाज की तरफ। ये अपनी प्लानिंग होगी, ये बाहर बैठे पाकिस्तानी कौम को प्रोवोक करे, सिंपैथी ले, लेकिन वो सिंपैथी उनको नहीं मिलनी। वो भी अब अल्ताफ हुसैन वाले कटहरे में जा रहे हैं जहां लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां रखने वाले अफगान रहनुमाओं से जब वो मुलाकात करते हैं, जब वो हिंदुस्तानी बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं, तो पाकिस्तानी कौम को चीजें समझ आ रही हैं। जैसे जनरल साहब ने भी एक वाकये का जिक्र किया, बहुत सारे वाकयात हुए हैं, बहुत सारे वाकयात पिछले एक साल में हुए हैं कि जहां लोग गुमांगे दाल पाकिस्तान के आला इदारों को टारगेट कर रहे हैं, और उनकी पुष्ट पर कौन है? एक ही माइंड सेट है, वो नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ साहब जाती तौर पर अब ये प्लान किए हुए हैं कि उन्होंने हर सूरत यहाँ लड़ाई की सियासत करनी है,
पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करने की तक करनी है, दुनिया में पाकिस्तान को जो इमेज है बिल्कुल ठीक सर। चीमा साहब, जो बातें नदीम कुरैशी साहब और जनरल साहब ने कर दी, उसके बाद सवाल पूछने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि आखिरी 3 मिनट है मेरे पास। मैं चाहूंगा कि इसको कंक्लूड कर दें और नवाज शरीफ की वापसी, क्योंकि अब वीज़ा उनका ख़त्म हो रहा है सर। मुझे ये फरमाएं जी सर कि जो शख्स, फिर मैं दोहराऊंगा इस बात को, कि जो शख्स हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके इस वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाता है, वो हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारिजा है या पाकिस्तान का मोहसिन है? मुझे ये फरमाएं, ये किस तरह की ये बात है? वो जरा पिछले दौर में उन्होंने मेंशन किया दौर, नहीं, कोई यानी कोई सेन कोई शख्स जो है इस तरह की बात कर सकता है? और फिर ये है कि ये जो है ये कुरैशी साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि कितनी बदकिस्मती है कि हम मुखालफत में इस हद तक दूर चले जाते हैं कि कोई ना लॉजिक से कोई ताल्लुक़ है, ना किसी दलील से, ना किसी मेरिट से, ना किसी असूल से, ना दयानतदारी से वो मिला रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन से नवाज शरीफ को। जो नहीं, वो जब आपकी बारी आए बोलिएगा, मेरी बात के दौरान मत बोलिए प्लीज़, इसको चुप कराए ना। अच्छा देखें, अल्ताफ़ हुसैन वो बदबख्त अल्ताफ़ हुसैन जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है, उसका आप मुकाबला उस शख्स से कर रहे हैं जिसने इस वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, जो इस वतन का मोहसिन है, को खुदा का खौफ करे। आज भी पाकिस्तान की कौम की बहुत बड़ी तादाद के दिलों में वो बसता है। क्या आप बात कर रहे हैं? तो देखें, बात ये है, गुजारिश ये इनकी क्या मैं बात करूं, ये फरमा रहे थे कि जनरल असेंबली में उन्होंने तकरीर की, कश्मीर का नाम नहीं लिया। मुझे आज तक जनरल असेंबली में एक तकरीर दिखा दे नवाज शरीफ की जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर का जिक्र नहीं किया, मुझे बता दे, मैं चैलेंज करता हूँ। सबने किया सर, जरदारी साहब ने किया। हाँ, तो ये क्यों उन्होंने ये इस तरह की गलत बयानी क्यों करते हैं? ये गैर जिम्मेदारी की इंतहा है। देखिए, बात ये है कि पहले ये है कि इस वतन की, इस मुल्क की जो सियासी फ़ज़ा है बड़ी मुकद्दर है। खुदारा इस मुकद्दर फ़ज़ा को मज़ीद मुकद्दर ना बनाएं, ये इसको ज़्यादा ज़हर आलूद ना करें। पहले ये है कि इसमें बड़ी तफरीक, हमें बड़े बेशुमार किस्म के इस तरह के दराड़ें आई हुई हैं, जहाँ यकजहती की ज़रूरत है। सर, क्या आपको लगता है चीमा साहब के नून लीग को सियासी तौर पर ज़रूरत है कि नवाज शरीफ साहब अपना बयानिया ज़रा बदलें और वतन वापस भी आ जाए? बयानिया देखें, बात सुने, बयानिया क्या है? देखें, गुजारिश ये बयानिया हमारा ये है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो और अवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये टोटल सर्विंग लोगों पर इदारे देखें, आपके शहर गुजरांवाला में नाम लिए गए और मैंने खुद सुने। अच्छा, गुजरांवाला का, अभी आपने गुजरांवाला का जिक्र किया कि किसी शख्स ने, उस बदबख्त ने, वो किसी एक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो कैंडिडेट बना हुआ था, उसने ये बदजुबानी की, हिंदुस्तान से मदद वाली बात की। ये उसको जितना भी उसकी मजम्मत की जाए कम है, और उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल की है हमारी पार्टी ने। यानी पंजाब के सदर ने, राना सनाउल्लाह खान ने उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल की है। टाइम खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया, मेरे तीनों मौजूद गौर बलोच साहब भी थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।